Okay जी, वेलकम बैक। अच्छा, मैनेज द यूज़ ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज़। मैंने बल्क में चीज़ें मँगवा ली हैं, मेरे पास स्टेशनरी आ गई है। मेरे पास लाइक ओके, इलेक्ट्रिसिटी का एक सेटअप बन गया हुआ है, जनरेटर है, फ्यूल है, मटीरियल है। अब मैंने इनको इनका यूज़, इनकी यूटिलिटी को मैनेज करना है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि लेट्स से मैं इक्विपमेंट एंड मशीनरी की बात करता हूँ। तो मेरे पास एक बुलडोज़र है और वो 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे चाहिए। या मेरे पास एक प्रिंटर है और वो 10 डिफरेंट लोगों को चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि मैं एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन बना सकूँ कि यार जब इस साहब को ये चाहिए, उस वक़्त ये दूसरे साहब कोई और एक्टिविटी कर रहे हों। जब इस एक्टिविटी पे बुलडोज़र चाहिए, दूसरे इसमें अच्छा, फिर फिज़िकली लोकेशन वाइज़ अगर मैं कहूँ, एक बुलडोज़र मुझे अभी इधर चाहिए और एक एक्टिविटी इधर हो रही है शहर के दूसरे कोने में, वहाँ चाहिए। अब अगला एक्टिविटी इधर है दोबारा से। तो ये नहीं है कि मैं पहले बुलडोज़र को यहाँ तक दौड़ाऊँ, ठीक है, वो 3 घंटे ले पहुँचने में और उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद मैं फिर उसको यहाँ पे वापस बुलाऊँ। तो इस किस्म की मैनेजमेंट। अच्छा, फिर कितनी आपको मटीरियल जो है वो इश्यू कैसे होगा, जिसको आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हो, सारा कैन टीच अस दिस थिंग। और ये मेरे पास जो डिफरेंट इश्यू कैसे होंगी, रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में ये 2 एलिमेंट आते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन क्या है, कब-कब, किस-किस रिसोर्स को देना है, वो प्लान करना है और फिर उसके बारे में एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट जो है, वो भी रखना है कि यार कितनी इश्यू हुई, कितनी कंज़्यूम हुई, कितनी और चाहिए होगी। वेल इन टाइम ऑर्डर प्लेस कर दें, वेल इन टाइम हम रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दें, ताकि हमें टाइमली चीज़ें मिल सकें। एंड सेम गोज़ फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज़। आपने किसी फंक्शनल मैनेजर से रिसोर्स लेनी है, तो उसे पहले बताएँ, ये ना हो कि जिस दिन चाहिए उस दिन सुबह कहें कि सर 3 बंदे भेज दें, उसने और भी काम करने हैं। आपको पहले से बताना पड़ेगा। देन यू ट्रैक द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के अंदर ये असल में मॉनिटर एंड कंट्रोल वाला फंक्शन है। 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अ, अच्छा, ये मैंने कहा मॉनिटर एंड कंट्रोल, बट नॉट ओनली दैट। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एट एप्रोप्रिएट स्टेज कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मॉनिटर एंड कंट्रोल नहीं है। सिर्फ मॉनिटर एंड कंट्रोल नहीं है। आपने एक इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना है। आपने एज़ अ होल, जो एज़ अ टीम अगर कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो उस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है। आपने अपनी रिसोर्सेज़ की यूटिलाइज़ेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है। सो मॉनिटर मीन्स उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। इस ट्रैक करके फिर आगे करना क्या है, वो ऑब्वियसली हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रोजेक्ट के ऊपर एक जनरल प्रॉब्लम या एक जनरल कंप्लेंट ये आती है कि यार मुझे पता नहीं है, आई वाज़ नॉट क्लियर कि मुझे क्या करना है। लाइक ये आप देखे होंगे कि यार आपके ना अमूमन टीम मेंबर्स इस बात पे कहते हैं, यार ये मेरा काम तो नहीं है, पता नहीं मुझे ये क्यों कहा जा रहा है। और दूसरे बंदे को काम जो है, एक 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 कंप्लेंट ये होती है, यार वो जिसका काम है वो फारिग बैठे रहते हैं और मुझे ही जो है ना हर काम मैं ही करूँ। अ, ये वाले जो इश्यूज़ हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं आने चाहिए। यू नीड टू डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली कि ये इन साहब की डोमेन है और ये जो है ना इन मोहतरमा की डोमेन है। और उसमें बिल्कुल क्लियर कट एवरीबॉडी शुड नो दैट। अच्छा, हम इस ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये कहते हैं, ये साहब प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे और ये मोहतरमा जो है ये रिस्क मैनेजर होंगी। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपने सिर्फ टाइटल नहीं बताना। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? उसकी क्या पावर्स हैं? क्या काम वो खुद कर सकता है? किस काम के लिए उनको अप्रूवल चाहिए होगा? ठीक है? कौन से इश्यूज़ हैं जो इनके बस से बाहर होंगे तो इनको ऊपर लेके जाने हैं। ऊपर लेके जाने हैं तो किसके पास जाना है? राइट? कौन से डिसीज़न, कौन-कौन से लोग इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे? ये पूरे का पूरा जो आप कह लें कि ऑर्गेनाइज़ेशन है या सेटअप है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या-क्या पावर्स हैं, कब-कब, किस-किस को रिपोर्ट करेगा, इसके नीचे कौन लोग मतहत होंगे और मतहत होने का मतलब क्या है? किन-किन डायमेंशंस में वो इसको फीडबैक देंगे, ठीक है? मतहत होने का मतलब वो पर्सनली उनका वो आका और गुलाम वाला रिलेशनशिप नहीं होता। ऑब्वियसली कोई वर्किंग रिलेशनशिप होता है, कोई ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें बाकी लोग इनके अंडर काम कर रहे होते हैं या सबऑर्डिनेट होते हैं। इसी तरह टीम के लिए भी।
टीम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या सिचुएशंस होंगी जब उन्हें एक मसला जो है वो ऊपर लेके आना है। दैट मीन्स कि अगर उन्हें किसी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है, तो वो ऊपर किसके पास जाएँ? सुपरवाइज़र के पास जाएँ या डायरेक्टली सीईओ के पास चले जाएँ? सो मे बी सुपरवाइज़र के पास, अगर उनसे मसला हल नहीं हो रहा तो फिर मे बी मैनेजर के पास, मैनेजर से हल नहीं हो रहा तो मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। सो इस तरह का दे शुड हैव अ क्लियर एस्केलेशन प्रोसीजर्स कि जहाँ पे प्रॉब्लम मसलन अगर एक साहब हैं और उन्हें एक एक्टिविटी उनकी एक एक्टिविटी है और एक और साहब है उनकी भी एक एक्टिविटी है। चलें ये प्रिंटिंग हमने करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंट आउट करनी है और यहाँ पे प्रिंटर है। अब ये कहते हैं कि मैंने पहले करना है और ये कहते हैं मैंने पहले करना है। हू वुड डिसाइड कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली ये इनसे ऊपर कोई शख्स होगा जो बता सकेगा कि ये जो दोनों एक्टिविटीज़ से भी ऊपर होगा, ठीक है? तो दैट मीन्स जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर वो बताता है कि जी कौन-सी एक्टिविटी ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन-सी नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, टॉक टू दिस पर्सन, रेज़ द लेवल, ठीक है? तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये वाले एस्पेक्ट्स भी आपने लिखने होते हैं। अच्छा, project roles and responsibilities and the authority that goes with them are agreed upon in planning and documented in the resource management plan जो हम बनाएँगे, पहला जो हमारा प्रोसेस होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। Then project work often includes more than just completing the work packages. अब एक और पॉइंट है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारा पूरा फोकस जो है वो जर्नल जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना होता है उस पे तो होता है। लाइक हम कहते हैं ये इंजीनियरिंग वाला है, ये काम, ये ड्राइंग्स बनाएगा, ये सुपरवाइज करेगा, इलेक्ट्रिक मशीनरी वर्क को देखेगा एंड सो ऑन। बट वी फॉरगेट कि इसके अलावा कुछ और काम भी हो रहे होते हैं जो इन साहब के जिम्मे होंगे। मसलन इन्होंने कोई मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो हम जनरली वो मीटिंग्स की बात भूल जाते हैं। इसके अलावा इनके नीचे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। लाइक इन इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का रहाइश का, खाने-पीने का अगर आप इस ऑन साइट ये प्रोविज़न दी हुई है, तो वो वाले मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इनके काम होंगी। फिर वो जो शिफ्ट में काम करना है, वो शिफ्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, रोटा सिस्टम क्या होगा और इसी तरह आपने ये बताना होता है कि अच्छा किसी ने लीव जाना है तो क्या होगा? तो ये जो जर्नल मैनेजमेंट के काम हैं, वो भी इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिखे होने चाहिए। वरना जनरली होता है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, हम जनरल मैनेजर्स वाली ड्यूटीज़ भूल जाते हैं, जो जनरली मैनेजर्स परफ़ॉर्म करते हैं। जनरल मैनेजर से मुराद जीएम नहीं है, मतलब जनरली जो मैनेजर्स परफ़ॉर्म करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी प्रोजेक्ट के ऊपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं, उसके कवर करने की कोशिश करनी है। इन अ फंक्शनल और मैट्रिक्स एनवायरनमेंट द मैनेजर्स ऑफ टीम अच्छा एक और चीज़ कि आप ये देखें कि स्पेशली एग्जाम के लिए भी हमने ये देखना है कि हम एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर तो मे बी फुली डेडिकेटेड हो लेकिन कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होंगे जो अपने जो नॉर्मल डिपार्टमेंट का काम है वो भी करते हैं एंड इन एडिशन टू दैट वो आपके पास आपके प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसे बॉसेस ऐसे टीम मेंबर्स के 2 बॉसेस हो जाते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट और एक उनके रूटीन काम के लिए जो उनका डिपार्टमेंटल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर होता है वो होगा। अच्छा अब ऐसे लोगों को आपने कैसे डील करना है, इनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कि कितना दिन में किन-किन डेट्स में आपको ये रिसोर्स चाहिए होगी और ये चीज़ जो है ये कन्वे करनी होती है आपने फंक्शन मैनेजर्स को क्योंकि उसने रिलीज़ करना है इसको, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वाला एलिमेंट भी चाहिए होगा। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज़ प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू डिटरमाइन व्हाट व्हाट इज़ नीडेड एंड वेयर द रिसोर्सेज़ विल कम फ्रॉम। अच्छा, अब मैं एक आपको जनरल पिक्चर दे रहा हूँ जनरल आइडिया बता रहा हूँ। जो मेरे पास हमने कहा रिसोर्सेज़ की 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं, एक है एचआर और दूसरी है फिजिकल। अच्छा, अब एचआर के लिए अगर तो मेरे पास विद फ्रॉम विदिन ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ रिसोर्सेज़ चाहिए, तो जिस डिपार्टमेंट से वो रिसोर्स चाहिए होगी, मैं उसके फंक्शनल मैनेजर से का बात करूँगा। प्रोक्योरमेंट का कोई
बंदा मुझे चाहिए तो मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर की बात करूँगा, मुझे कोई ड्राइवर्स चाहिए तो मैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर से बात करूँगा, मुझे कोई आईटी से रिलेटेड चाहिए तो मैं आईटी डायरेक्टर से, मैनेजर से बात करूँगा। सो बेसिकली एचआर अगर विदिन ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ एचआर चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, तो मैं रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर से बात करता हूँ। लेकिन लेट्स से अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोग हायर करने हैं, तो फिर मैं किससे बात करूँगा? व्हाट डू यू थिंक? एचआर मैनेजर, एचआर फिर भी मैनेजर। अगर फंक्शनल मैनेजर है तो हाँ, लेकिन एचआर मैनेजर स्पेशली हायरिंग के लिए एचआर डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा होता है। ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली। और अप्रूवल वो तो इसी से ही लेनी पड़ेगी। सॉरी? अप्रूवल के लिए तो फंक्शनल मैनेजर से नहीं पहले नहीं, लेना पड़ेगा। फंक्शनल मैनेजर से तो हम बंदा ले ही नहीं रहे ना। दो सिनेरियोज हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बंदा चाहिए तो फिर तो फंक्शनल मैनेजर से लेंगे। जिस डिपार्टमेंट का बंदा ले रहे हैं उससे पूछ लेंगे, करेक्ट? लेकिन एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए मुझे जो यहाँ पे नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बाहर से आउटसोर्स करना है मैंने। तो आउटसोर्स करने के लिए तो ऑब्वियसली आप बाहर से हायर करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है ना जो आपकी हायरिंग कर रहा होता है। सही सर। ठीक है। अच्छा, फिजिकल रिसोर्सेज में भी बिल्कुल कुछ इसी तरह का ही है। अब उसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज जिस डिपार्टमेंट से आपको रिसोर्स चाहिए उस फंक्शन मैनेजर से, लाइक आईटी कुछ कंप्यूटर्स चाहिए तो मे बी आईटी, या कोई प्रोजेक्टर्स चाहिए तो आपको आईटी मैनेजर देगा, या इन्वेंटरी मैनेजर देगा। इन्वेंटरी के लिए ना अलग से जो आपके पास मैनेजमेंट का एक होता है, सिस्टम होता है जिसमें आप इन्वेंटरी को कोई होल्ड कर रहा होता है, कोई वेयर हाउस होता है या जो भी इन्वेंटरी को मैनेज करता है, आपको उससे वो चीज चाहिए होगी। ठीक है। अच्छा, ये तो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आइदर इट इज फंक्शनल मैनेजर और इन्वेंटरी मैनेजर। अगर बाहर से चाहिए तो फिर कौन लेगा, कहाँ से, किससे हम कंसल्ट करेंगे? फिर हम प्रोक्योरमेंट मैनेजर से बात करेंगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है वो बाहर से चीजें परचेज करता है। सो अब आप देखें, ह्यूमन रिसोर्स बाहर से चाहिए तो एचआर मैनेजर है, और फिजिकल रिसोर्सेज बाहर से चाहिए तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। अच्छा, और अगर एच फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई रिसोर्सेज चाहिए तो जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन मैनेजर उससे बात करेंगे, और फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए तो जो भी फंक्शन मैनेजर या इन्वेंटरी मैनेजर है उससे हम बात करेंगे। इज दिस क्लियर? जी। जज साहब, ये जो हम लोग एचआर के थ्रू आगे प्रोक्योरमेंट को रिक्वेस्ट भिजवाएंगे ना, एचआर अगर के नहीं, एचआर, हमने सर्विसेज, अगर हमने ह्यूमन सर्विसेज हाँ, अगर सर्विसेज, हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट, लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी ही ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट अपनी रिसोर्सेज को खुद से हायर करे, ठीक है, तमाम प्रोजेक्ट पर होने वाली जो यूज होने वाली रिसोर्सेज है वो खुद से हायर करे, और उसके लिए वो कहते हैं कि जर्नल जो कंपनी की प्रोक्योरमेंट एंड एचआर पॉलिसीज है उनको मद्देनजर रखते हुए करे, तो फिर हम मे बी एचआर मैनेजर से बात ही नहीं करेंगे, फिर हमें बाय से खुद लेना पड़ेगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इस केस में आपको याद है मैंने कहा था प्रोक्योरमेंट के वक्त एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है वो काम करेगा, लेकिन इस केस में हमें कंपनी की पॉलिसी ये कह रही है कि आपने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफिस नहीं जाना, आपने खुद अब अपने बंदे अरेंज करने हैं और अपनी रिसोर्सेज अरेंज करनी है। एक ये सिनेरियो होता है। एक और चीज होती है कि हमारे ऊपर एक पीएमओ काम कर रहा होता है जिसको हमने क्या कहा हुआ है नाम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बेसिकली, इसके जब आपने शुरू में एक दफा जाके रोल्स आप दोबारा पढ़ेंगे, अब जब आप रिवाइज करेंगे अपने लेसन्स को, तो पीएमओ के रोल्स में एक ये है कि वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट ये हो रहा है, एक प्रोजेक्ट ये हो रहा है, एक प्रोजेक्ट ये हो रहा है, तो इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो रिसोर्सेज की प्रोविजन है वो पीएमओ का काम होता है। तो ऐसे केस में तो ये सीधा सीधा पीएमओ को अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा, और पीएमओ एक्चुअल में वो रिसोर्सेज जहां से भी लेके देता है वो उनका काम है। गॉट इट? सो इट डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है, आपकी वो क्या है, पॉलिसीज जो हैं वो क्या एस्टेब्लिश हुई हुई हैं, बट मोर और लेस होता यही है कि एचआर से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट होगा जो इंटरनल रिसोर्सेज देंगे। जैसे पीएमओ के केस में पीएमओ ही वो डिपार्टमेंट बन जाएगा जिससे हमें रिसोर्सेज लेके देनी है।
आगे वो मे बी किसी और से बात करेगा, बट वो आपको बता देगा। इसी तरह प्रोक्योरमेंट अगर पीएमओ कर रहा है सेंट्रली, तो पीएमओ आपको बता देगा। Right. If the resources are available from the departments within the organization, the project manager must work with the managers of those departments, वो जो function managers होंगे, to reach an agreement on delivery dates as well as on quantity and quality of resources. अच्छा, अब मैं आप एक रिसोर्स उससे ह्यूमन रिसोर्स मांग रहा हूँ, लेट्स से आईटी डिपार्टमेंट से, और वो मुझे कहता है सर ये ले लें एक डेवलपर। मैं कहता हूँ यार ये तो अभी 6 महीने पहले आया है, तो मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए एक्चुअल में जिसका कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस हो, वो मुझे चाहिए। तो ये इस चीज पे आपको, और मुझे इन डेट्स में चाहिए, और कहता नहीं सर तो यार वो मैंने और अपना डिपार्टमेंट का काम करवाना है, या इस तरह की कोई चीज है, तो इस बात पे आपको एक्चुअल में नेगोशिएट करना पड़ता है। और आप, वो कहता है, आप उसे कहते हो सॉरी कि मुझे 3 रिसोर्सेज चाहिए, कहते हैं वो आपको मैनेजर बताता है कि नहीं मैं तो आपको 2 दे सकता हूँ। सो इस तरह की चीजें हैं, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, स्किल लेवल पे, कब कब चाहिए, इस पे आप नेगोशिएट करते हो विद द फंक्शनल मैनेजर। अच्छा, और अगर एक्सटर्नल है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज की बात है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, उस कंफ्यूजन का मेन रीजन ये है कि बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपको पूरी पिक्चर ना आए, मे बी ज़हन में आपको, मतलब उसको आप विजुअलाइज ना कर सको। बट आपने इस एक्सरसाइज की जो एक्सप्लेनेशन है उस पर जरूर गौर करना है। आप उसको एज एन आंसर टू दैट क्वेश्चन ना समझिएगा, बल्कि आप उसको एज अ पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अच्छा इस तरह की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस शख्स या मोहतरमा की होती है। नाउ मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको कुछ सिनेरियोस दिखाए जाएंगे, उसमें आपने ये बताना है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग। ठीक है, ये किसका इशू है, किसने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन जनरली इससे ऊपर वाले लेवल का हो जाता है। हम ये बात कर रहे हैं कि किस हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व दैट इशू, और आपने इनके आंसर देने के लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन माइंड में रखनी है। पहली बात, 2 प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट। तो इस डिसएग्रीमेंट या इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, ये टीम की अपनी है। जो इसके बारे में ये सेंटेंस याद रखें कि जो बेस्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है, जो भी बेस्ट रिजॉल्व कर सकता है, वो लोग हैं, वो पार्टीज हैं जो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हैं। थर्ड पार्टी उस कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी इतना अच्छा रिजॉल्व नहीं कर सकती। इट्स ऑलवेज बेटर कि जिन लोगों के माबैन कॉन्फ्लिक्ट है वो खुद बैठ के उसको हल करें। ठीक है, हाँ अगर नहीं होता और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन आ जाता है, वो एक्चुअली मैं आपको आगे एक सिनेरियो बताऊंगा, उसमें होगा। बट पॉइंट जो आपको यहाँ पे लर्न करना है वो ये है कि इश्यूज आर रिजॉल्व्ड बेस्ट बाय द पीपल हु are involved in those issues या who are involved in those disagreements or conflicts। ठीक है, तो पहला काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, इवन हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही पॉइंट है कि आप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए जिन लोगों के दरमियान मसला है वो खुद उसको हल करें। सॉरी, अच्छा, there is a change to the overall project deliverable। सर स्पॉन्सर ही डिलीवरेबल बताता है, वही हमें अचीव करना होता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल है, दैट मींस पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसमें कुछ चीज कम या ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ये बेसिकली स्पॉन्सर ही है जो आपको ये चीज बताता है चार्टर के अंदर लिख के कि ये है वो आपने चीजें बनानी है जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर या ओवरऑल प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल ये होगा, और स्पॉन्सर ही इस प्रोजेक्ट चार्टर को अप्रूव कर रहा होता है। सो वही इसका रिस्पॉन्सिबल है कि आपने overall project deliverable को change करना है। Now, a functional manager is trying to pull a team member of the project to do the other work. कौन रिजॉल्व करने के लिए इसका
इस इशू को कौन फर्स्ट देखेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। टीम हम्म? मेंबर प्रोजेक्ट मैनेजर। नहीं, एक्चुअल में टीम मेंबर खुद है, और टीम मेंबर खुद इसलिए है हम्म कि यहाँ पे आप क्या करते हो कि टीम मेंबर को ना पूरे प्रोजेक्ट पे उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करके बता देते हो। उसे आप कह देते हो कि यार मुझे इतना इतना टाइम चाहिए, दिन में इतने घंटे या इन इन डेज में आप मेरे साथ बिजी हो गए, और उसको ये चीज अब जो उसका डिपार्टमेंट का काम है ना, वो मैनेज करना अब उसका काम है। ठीक है, कि ये डिपार्टमेंट का वर्क है, इन डेज पे मैं अपने ये काम करूंगा, और इन डेज पे मैं प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। ये अब उसको खुद मैनेज करना है। हाँ, अगर अगर मैं यहाँ पे होता कि फंक्शन मैनेजर ने उसको पुल कर लिया है, ठीक है, इज फंक्शन मैनेजर इज नॉट जस्ट ट्राइंग बट एक्चुअल में पुल कर लिया है, और उसका कोई हल नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियसली ये लेवल रेज हो जाएगा, फिर मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर, और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के कहने पे भी नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली स्पॉन्सर करेगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजर ने टीम मेंबर को इनफ इंफॉर्मेशन देनी है, क्या स्केड्यूल होगा, नेटवर्क डायग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो रिस्क उससे एसोसिएटेड है, वो सारी चीजें दे के उसके बाद आपने टीम मेंबर के हवाले कर दिया कि नाउ यू प्लान, जो सॉरी अपना वर्कलोड है वो खुद मैनेज करता है। अब अगर आपको याद हो कि हमने ये कहा था कि टीम मेंबर्स को प्लानिंग के दौरान इन्वॉल्व करें, उनसे खुद पूछें कि उनको कौन सा टाइम सूट करता है, वो कितना टाइम दे सकते हैं। याद है ना, इस तरह का हम कहते हैं कि जब उनकी तरफ से डिसीजन आते हैं तो हम उनका बाइन खरीद लेते हैं। अगर आपको ये लॉजिकल सिचुएशन समझ नहीं भी आ रही, ऑब्वियसली ये बहुत कम वर्डिंग में चीज लिखी हुई है, बट रिमेंबर कि टीम मेंबर ये सिंपल इस तरह नहीं है कि जी मुझे फंक्शनल मैनेजर छोड़ नहीं रहा तो वो शिकायत लेके आ जाएगा। आपने जो प्लान किया था वो ये किया था, उससे पूछ के किया था कि आपका उधर क्या वर्कलोड है, इधर क्या वर्कलोड है, आप कितने घंटे दे सकते हैं, कितने नहीं दे सकते, और उसने कमिट किया था कि मैं इतना दे सकता हूँ। अब फंक्शन मैनेजर पुल कर रहा है तो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट एक्चुअली कि क्या होगा। बहरहाल द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है, वो टीम मेंबर का अब ये काम है कि वो अपना वर्कलोड खुद मैनेज करे। हाँ, अगर प्रॉब्लम बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, या उसका फंक्शनल मैनेजर अनरियलिस्टिक बात कर रहा होगा, या उसने हमसे कोई ओवर कमिट कर लिया होगा, तो फिर तो जाहिर है हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट इन जनरल ये टीम मेंबर का काम है कि अपना वर्कलोड खुद मैनेज करे। नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन। प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी देता कौन है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर। तो हम स्पॉन्सर से ही लेंगे, और वो चार्टर के अंदर जनरली लिखी होती है। चार्टर में देते हैं। अगर उसके पास ये अथॉरिटी उन्होंने नहीं दी तो फिर हम स्पॉन्सर ही इस मसले को हल कर सकते हैं। Now, there are not enough resources to complete the project. स्पॉन्सर ही नहीं। स्पॉन्सर एंड या फंक्शनल मैनेजर, मतलब आपको या तो वो फंक्शनल मैनेजर स्पॉन्सर वो दे रहा होता है, रिसोर्सेज दे रहा होता है, या फिर स्पॉन्सर ऑब्वियसली आपको वो पावर देता है कि वो फंक्शनल मैनेजर को कहे कि कॉर्पोरेट, या क्या कहते हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स आर requested to extend necessary cooperation with the project manager for the successful completion of the project। इस तरह का एक वो सेंटेंस लिखा होता है। Now the team is unsure of what needs to happen when। टीम को अगर क्लैरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा मे बी, ठीक है, कि वो टीम के लिए तो रेफरेंस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इशू ऊपर लेके जाना है तो वो स्पॉन्सर है। अच्छा, then an activity needs more time and will cause the project to be delayed। तो ये सर स्पॉन्सर ही डिफाइन करता है कितनी डिले किया जाए। नहीं, एक्टिविटी है, देखें। प्रोजेक्ट ये भी मैनेजर ही, प्रोजेक्ट अच्छा मैनेजर। अच्छा, अब यहाँ पे हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे ना एक मतलब इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी हम कहते हैं कि नीड्स मोर टाइम। ये एक एनालिसिस हो चुका हुआ है, ठीक है, एनालिसिस हो चुका हुआ है, और उस एनालिसिस के नतीजे में वी आर श्योर कि टाइम ज्यादा ही चाहिए होगा। अब वो टाइम ज्यादा होने का नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और ये एक्स्ट्रा टाइम मुझे कौन देगा? स्पॉन्सर स्पॉन्सर। मैनेजमेंट रिजर्व चाहिए मुझे बेसिकली, करेक्ट।
प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, मुझे मैनेजमेंट रिजर्व चाहिए। आपको याद है, चलिए मैं एक चीज बताता हूँ, चेंज रिक्वेस्ट का एक स्टेप्स थे कुछ। पहला स्टेप क्या था कि जो कंसर्न्ड नॉलेज एरिया वाला है वो उस चेंज का इफेक्ट अपने नॉलेज एरिया पे देखते था, करेक्ट? ऐसे ही था। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एक एनालिसिस करता था कि उसके बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे क्या क्या असर होगा, और फिर उसके मुताबिक वो हम फैसला करते थे कि क्या करना है। तो ये चीज आपको शो कर रही है एक्टिविटी नीड्स मोर टाइम और इट विल कॉज द प्रोजेक्ट टू बी डिलेड। तो इसका मतलब है अब क्या इसका हल हो सकता है? इसका हल में भी यही है कि हमें मैनेजमेंट रिजर्व लिए जाए। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि यार मैनेजमेंट रिजर्व लेने से पहले इज इट पॉसिबल कि हम वही जो मोर टाइम है उसको एड्रेस कर दें, तो ये एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका हुआ है। इट नीड्स मोर टाइम, जो मर्जी हो जाए। समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, ये ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर ये मैं पूरी अंग्रेजी बोलूं कि एनालिसिस हो गया हुआ है और देयर इज नो अदर वे और एक्टिविटी नीड्स मोर टाइम, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हाँ, यहाँ स्पॉन्सर लेना है। एक और है एक्टिविटी नीड्स मोर टाइम विदाउट कॉजिंग द प्रोजेक्ट टू बी डिलेड। अब उसके कॉन्टीजेंसीज के अंदर आ गया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर अब प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अच्छा, नाउ अ टीम मेंबर इज नॉट परफॉर्मिंग, ये कौन मैनेजर है? टीम मेंबर खुद नहीं कर सकता वैसे? वो अपना एनालिसिस तो नहीं करेगा ना। अच्छा, अपना वैसे नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपको रिसोर्सेज या तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर हो रही होती है या उसका दूसरा बॉस, अगर कोई फंक्शनल मैनेजर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, वो कर रहा होता है, ठीक है। और उसको आप कहोगे अ टीम इज नॉट श्योर हु इज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। सर अथॉरिटी डिफाइन नहीं की होगी फिर मैनेजर की, स्पॉन्सर ने। स्पॉन्सर ने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम नहीं बताया, मतलब चार्टर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम ही नहीं लिखा मैं भी, ठीक है। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और ये चीज कौन बताएगा कि कौन इंचार्ज है? वो स्पॉन्सर बताएगा। स्पॉन्सर चार्टर के अंदर डिफाइन करें। बिल्कुल। नाउ देयर इज अ टॉक दैट द प्रोजेक्ट मे नो लॉन्गर बी नीडेड। इस कंफ्यूजन को कौन दूर कर सकता है? स्पॉन्सर। ये भी स्पॉन्सर कर सकता है कि प्रोजेक्ट, ये मेजर डिसीजन जो है प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने का भी थ्रू चार्टर उसी ने दिया था, तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट होने का भी वही बता सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मेंबर ये तो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज। द स्पॉन्सर प्रोवाइड्स एन अनरियलिस्टिक स्केड्यूल ऑब्जेक्टिव। मतलब उसने कहा मुझे 6 महीने में काम करके दो, लेकिन ये बात अनरियलिस्टिक है, 6 महीने में नहीं हो ये फिर सकता। प्रोजेक्ट मैनेजर उससे कहेगा हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, हमने ये बात बार बार पढ़ी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो अनरियलिस्टिक अगर कोई चीज है तो वो उसको जाके बताए कि यार ये अनरियलिस्टिक है, और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर वो उसी के हवाले है, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पॉन्सर की भी। सो ओनली द स्पॉन्सर कैन मेक अ चेंज टू द प्रोजेक्ट चार्टर। ये जो 6 मंथ्स या अनरियलिस्टिक बात की है वो स्पॉन्सर ही हल कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट प्रोवाइड एविडेंस दैट स्केड्यूल इज अनरियलिस्टिक एंड वर्क विद द स्पॉन्सर टू रिजॉल्व इट। ठीक है, तो काइंड ऑफ दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। The team is in conflict over priorities between activities. मैनेजर। हाँ, अब आप देखें कि पहले भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आई थी, और उस केस में हमने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट इन जनरल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो लोग टीम मेंबर खुद करेंगे, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मैंने प्रिंटर वाली एग्जांपल दी थी कि एक कह रहा है कि मैंने पहले करना है और दूसरा कह रहा है मैंने पहले करना है, तो हम किसको कहेंगे? वो एक्टिविटी मैं पहले करवाऊंगा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टीम मेंबर्स का स्कोप तो इस एक्टिविटी का है, वो अपनी एक्टिविटी को देखना है और दोनों के लिए बस अपनी एक्टिविटी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके ऊपर कोई साहब होंगे जो ये बता सकेंगे कि यार कौन सी एक्टिविटी मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर ये बताता है, उसने प्रायोरिटी सेट की हुई होती है कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को भी एक रिसोर्स चाहिए, इस प्रोजेक्ट को भी रिसोर्स चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को हमने प्रायोरिटी देनी है? सर पीएम
वो पीएमओ बताएगा, ठीक है। या अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम मैनेजर बताएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। फाइन। सो ये विद इन प्रोजेक्ट मैनेजर देखते हैं, मींस एक्टिविटीज के दरमियान प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट मैनेजर देखते हैं, और प्रोजेक्ट्स के दरमियान जो प्रायोरिटीज हैं वो पीएमओ, अगर वही स्पॉन्सर भी है मे बी स्पॉन्सर कह सकते हैं, उसको प्रोग्राम मैनेजर कह सकते हैं, बट एनीबडी हायर अप इन द अबव द प्रोजेक्ट मैनेजर वो करेगा। सो जब टीम कॉन्फ्लिक्ट में है कि तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज को बता रहा है। द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल। ये तो सर पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर ही कर रहा था उससे वो। प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम है कि उसको कैसे इसको ओवरऑल स्केड्यूल को मीट करे और अपने स्केड्यूल को वापस लेके आए। द टीम मेंबर डिटरमाइंस दैट एन अदर मेथड शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मेंबर खुद नहीं सॉरी, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना कि हाँ ये दूसरा मेथड करें, लेकिन जाहिर है वो फाइनली अप्रूव तो मैनेजर नहीं करेगा। हाँ फाइनली, अब मैंने ये कहा था, आपको याद है शुरू में कहा था कि फाइनल डिसीजन की बात नहीं हो रही, वो अच्छा, हाँ हाँ, वो ना एक्चुअल में वो इसकी बड़ी लेकिन वो अपने ओन पे टीम मेंबर डिसाइड करके एक्टिविटी का तरीका चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस आपको तरह वेरी के वेरी गुड, हाँ हाँ वायलेशन। हाँ हाँ, वॉयलेशन नहीं है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो खुद नहीं कर सकता। यू आर वेरी राइट एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये बात पिक की हुई है। और देखें, आपको क्वालिटी के अंदर हमने क्या कहा था, क्वालिटी के अंदर जब हमें क्वालिटी डिफाइन कर लेते हैं फिर वहां पे प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं, याद है एक चीज हमने कही थी, और मैनेज क्वालिटी के अंदर। मैनेजमेंट, और फिर हमने ये कहा था कि यार वो जो प्रोसेसेस है ना वो फॉलो होने चाहिए। और उसके अंदर हमने ये कहा था कि एक जो बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक बिगिनर लेवल का, अगर उसके सामने कोई टीम मेंबर एक एक्टिविटी को इस तरह परफॉर्म करके लाए, लाइक अपने मेथड से एक परफॉर्म करके लाए, तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान को देखेगा कि क्या प्लान में ये चीज लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी, ये इसी तरह करना था नहीं करना था। यहाँ पे बात करने की नहीं है, यहाँ पे है कि वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा मेथड है इस एक्टिविटी को करने का सबसे अच्छा। तो ये तो हमारे, हम काफी ये प्रीच ही ये कर रहे हैं इतने अरसे से कि यार हमेशा उस बंदे से पूछो जिसने वो काम करना है, सही, व्हाट इज द बेस्ट वे। तो यहाँ पे वो डिटरमाइन की बात हो रही है, ठीक है। ये ठीक ना, है, ये ठीक है। एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर ये छोटी छोटी यही यही क्लूज होते हैं, डिटरमाइन लिखा हुआ है या हैज इम्प्लीमेंटेड लिखा हुआ है। अगर इम्प्लीमेंटेड लिखा हुआ तो मे बी बैड थिंग हो जाएगी, वो विदाउट अप्रूवल होगा। अच्छा, ये खुद वो असेस कर रहा है। ये तो खुद असेस कर रहा है और हम उसी से फीडबैक लेके करते हैं। द प्रोजेक्ट इज रनिंग आउट ऑफ फंड्स। फंड्स किसने देने हैं? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर ने। देने हैं, लेकिन अगर हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, यस ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, अगर उल्टा हो जाए तो फिर तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की है ना कि उसने प्लान ही गलत किया हुआ है, फिर उसने आइडेंटिफाई प्लान रिस्क किया उसने हुआ है, नहीं हाँ किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर एनालिसिस हो गया कि आप कुछ नहीं हो सकता, तो फिर स्पॉन्सर के पास ही जाना है, मैनेजमेंट रिजर्व्स की आप बात कर रहे होंगे। Now, additional work that will increase cost and that was not identified during the risk management process is added to the project. एक एडिशनल additional, वर्क का तो स्पॉन्सर अप्रूव करेगा फिर। तो ऑब्वियसली हम ये प्रोजेक्ट मैनेजर खुद नहीं कर सकता, स्कोप बढ़ गया ना। तो जी सर। सही, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व से बाहर बात होगी, मैनेजमेंट रिजर्व चाहिए होंगे, तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, अब एक और बात कि ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी कहानी प्रोजेक्ट मैनेजर की भी हम देखते हैं, लेकिन आपने ये देखा, ये देखेंगे अभी भी थोड़ी देर आगे भी चल के, और मैं पहले से कहता भी आ रहा हूँ कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड दिस प्रोसेस, ये जो स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। प्लस प्रोफेशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम मे बी कल या परसों इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लास्ट हमारा लेक्चर यही होगा। ये जो चीज है ये हमारे पास आपस में सब के सब क्लोजली रिलेटेड है। Project managers needs to manage and interact with team members and other stakeholders and managers. Make sure you connect the ideas in these knowledge areas in your mind. मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको हाईलाइट करता जाऊँ, लेकिन अब आपको ये तीनों के अंदर प्लस अभी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले की हमने इतनी बात नहीं की, मैं जगह जगह अब इसको भी मेंशन करना शुरू कर दूंगा, सो दैट आपको आइडिया हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज रिलेट कर रही होती है। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना,
इसकी जो रिसोर्सेज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस पे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टू रिमेन फेयर एंड ऑनेस्ट, किसी को फेवर्स ना दे, सबके साथ वेलफेयर की बात सोचे एंड सो ऑन, ट्रूथफुल रहे एंड वगैरह वगैरह। एक्चुअली उसमें ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, and इस तरह के कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। विल टॉक अबाउट दैट। ये उसकी प्रोफेशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। दूसरा, जो बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड व्हेन वी से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है और उसके नीचे काम करने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनकी लीव्स, प्रोसीजर्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी अप्रेजल्स, ठीक है, वो सारे के सारे, उनके जनरल मैनेजमेंट, उनकी वर्क रूटीन, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी की सारी वो मैनेजर डिफाइन कर रहा होता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास भी यही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ऑल्दो ये एक टेम्परेरी, उसके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उसके टेम्परेरी एम्प्लॉयज होते हैं, और वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के दौरान उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो उसको छोड़ जाते हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दो एलिमेंट्स हैं, एक है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखिएगा। हम वक्तन फवक्तन इनको, स्पेशली जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त ये पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे, जहां पे आपको दो चॉइसेस के दरमियान कंफ्यूजन हो रही हो तो राइट ऑप्शन पिक करने में। अच्छा जी, अब हमारे पास रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या है। Determine what human and physical resources you will need, बिल्कुल हमने शुरू में कहा था, and then you create a formal plan, जिसको हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, जो ये बताएगा कि अभी जो हमने डिटरमाइन किया कि कौन 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 सी टीम मेंबर या कौन कौन सी रिसोर्सेज ह्यूमन एंड फिजिकल चाहिए होंगी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगी, कब कब चाहिए होंगी, ठीक है, और उनका अगर ह्यूमन रिसोर्सेज है तो स्किल लेवल क्या होगा, अगर फिजिकल रिसोर्सेज है तो उनका रिक्वायर्ड ग्रेड क्वालिटी क्या होगी। उसके बाद हम ये एक फॉर्मल प्लान बनाते हैं कि हाउ टीम विल बी इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट एंड व्हाट रोल्स दे विल परफॉर्म। अभी हम ये एचआर वाला एलिमेंट है। negotiate with the resource manager for optimal available resources, then work with the procurement department if necessary, ये physical resources की बात आ गई। confirm availability of assigned resources, now this is important। हमने ये बिल्कुल शुरू में ये कुछ बातें पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू बी प्रोएक्टिव, और वो पहले ही फोन करके पूछता है, फोन करके रिमाइंड करवाता है, या खुद जाके कहता है सर वो आपको याद है ना कि हमने जो 6 महीने पहले प्लान बनाया था उसमें ये नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये रिकन्फर्मेशन करना भी, असाइंड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बारे में उसको रीचेक करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। अच्छा, देन क्रिएट अ प्रोजेक्ट टीम डायरेक्टरी। आपने वो प्रोजेक्ट मैनेजर में बनाना है, सबकी कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखना है, उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइटल्स के साथ। क्रिएट प्रोजेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शंस। अब आपको मैंने जैसे कहा कि सिर्फ इतना लिख नहीं देना कि जी रिस्क मैनेजर ये काम करेगा। रिस्क मैनेजर के नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, और उसके अंदर जो रिस्क रिलेटेड या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है वो तो है ही है, प्लस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी आ सकते हैं, जैसे वो मीटिंग्स कब कब ज्वाइन करेगा, क्या उसने लोगों का शिफ्ट जो है वो इंचार्ज भी कोई बनाना है, लोगों के काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस तरह की चीजें जो एडमिन नेचर की या एडम नेचर की होती हैं, वो भी आपने उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखना है। मेक श्योर ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द प्रोजेक्ट आर क्लियरली असाइंड, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइक ये ना हो कि एक ड्राइंग है वो बनानी है और ये क्लियरली पता ना चले कि यार ये किसने बनानी है। इसके अंदर बेसिकली हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब लास्ट मिनट है, मैं इसको यहीं पे इस पॉइंट को कर लेता हूँ, फिर ये नेक्स्ट कॉल में हम आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। एक होता है हु विल बी अकाउंटेबल फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, एक होता है हु विल बी कंसल्टेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, देन एक होता है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, एक वो होता है हु विल, ओके जी। सो आई वाज टेलिंग यू कि हम सिर्फ ये नहीं बताते कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली डिफाइन करते हैं। क्या बाज दफा रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली वो काम कौन कर रहा होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल
कि कल आपने मुझे इतने बजे कॉल करनी है और मुझे रिमाइंड करवाना है, दैट्स फाइन। बट क्या इस काम के लिए अकाउंटेबल पर्सन भी यही है? एट टाइम्स होता ये है कि अकाउंटेबल पर्सन कोई और होता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई और होता है। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि आईटी से रिलेटेड, ये मैं आपको रिस्क ओनर वाली भी डेफिनेशन यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। आईटी से रिलेटेड एक रिस्क था और हमने उस रिस्क का जो रिस्पॉन्स बनाया, उसके रिस्पॉन्स ओनर जो है वो हमने कह दिया कि वो आईटी मैनेजर होगा। लेकिन आईटी मैनेजर वो रिस्पॉन्स खुद नहीं जनरेट करता। उसके नीचे जो काम करने वाला है, कोई डेवलपर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कोडर है, कोई टेस्टर है, जो भी है, वो काम करेगा। सो बेसिकली आईटी, लेकिन हम किसको अकाउंटेबल करार देंगे? वो हम आईटी मैनेजर को कह रहे हैं। हाँ, वो आगे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे फर्दर किसी को असाइन कर सकता है। सो अब इस केस में देखिए कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन और है, अकाउंटेबल पर्सन और है। अकाउंटेबल वो है जिसके गले में फंदा लटकेगा अगर वो चीज ना हुई तो। किसको आप पकड़ोगे? आंसरेबल कौन होगा? अच्छा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाज दफा किसी को कंसल्ट करना पड़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ये लिखते हो कि यार ये पर्सन जो है इन कंसल्टेशन विद इसके साथ होगा। बाज दफा आप कहते हो कि इस पर्सन को इन्फॉर्म करना है आपने बिफोर डूइंग सम एक्शन। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये पूरी रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हो, सिर्फ ये नहीं कि ओके सो एंड सो पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ड्राइंग्स। नो, रिस्पॉन्सिबल पूरी डिटेल के साथ। Acha, then you make sure all roles and responsibilities on the project are clearly assigned. Understand the team members' training needs required to their work on the project and make sure team members get any necessary training. अच्छा, बात स्पेशली उस केस पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक साहब या दो साहब आपको चाहिए, दो टीम मेंबर्स चाहिए, और उन्होंने कभी जिंदगी में एक्सेल शीट यूज नहीं की है। लेकिन अब समहाउ काम की नेचर ऐसी है कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है या उन्हें डब्ल्यूबीएस का बिल्कुल नहीं पता। तो ऐसे, और आपकी पॉलिसी ये कह रही है कि आप ये बाहर से हायर नहीं कर सकते। आपने, आपके सामने है सिर्फ उनको कुछ कुछ बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं पता, तो व्हाट यू डू, आप उसको उतनी ट्रेनिंग कोई दे देते हो सो दैट वो स्मूथली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। Then make sure the needs of all team members are acknowledged and considered. अच्छा, इस केस में किसी को कुछ शेड चाहिए काम करने के लिए, कोई सेफ्टी से रिलेटेड चाहिए, धूप में काम करना है तो उसके लिए कुछ चाहिए, पानी का चीज चाहिए, रात में नाइट्स में काम करना है तो कोई कॉफी के अरेंजमेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर से प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये जो जनरल हम बात करें, ट्रांसपोर्ट पिक ड्रॉप की कुछ सर्विसेज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, लाइटिंग के अरेंजमेंट चाहिए एंड सो ऑन। तो इस किस्म की नीड्स, अदर देन बाकी नीड्स तो ज़ाहिर है हमारे ज़हन में होती हैं जो काम से रिलेटेड होती हैं। उसे कोई लाइक इक्विपमेंट चाहिए, कोई टूल्स चाहिए, तोड़-फोड़ के लिए हथौड़ियाँ चाहिए, कील-कांटे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो अदर नीड्स हैं उनको भी हमने देखना है और वो फिर अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। प्लान फॉर एंड मैनेज कम्युनिकेशन चैलेंजेस स्पेसिफिक टू वर्चुअल टीम्स। अब आप देखें यहाँ पे जो वर्चुअल टीम्स हैं, जो आपके साथ कोलोकेटेड नहीं होती, उस एरिया में नहीं होती जहाँ पे आप लाइक बाकी टीम मेंबर्स काम कर रही हैं। कुछ टीम्स जो है वो रिमोट लोकेशंस पे होती हैं, लाइक एक में भी हमारे यूके में सॉरी, एक टीम काम कर रही हो। अब वहां पे जो टीम काम कर रही होगी वो हमारे इसी तरह कनेक्टेड होगी जैसे हम हैं। अब उनके वर्क आवर्स ही शायद डिफरेंट हो, ठीक है? या उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए हो स्पेसिफिकली, वो कहें कि हमें एक स्क्रीन चाहिए जिससे हम बात कर सकें। मतलब आपके ऑफिस में तो सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हैं, बट हमारे पास ये सेटअप नहीं है। हम तो सिर्फ ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनी है, ज़ाहिर है हम डिफरेंट जगह पे और काम करते रहे हैं पहले। तो वहाँ पे आप उनको कोई ऑफिस स्पेस देनी है, उनको कोई बात करने के लिए हैंड्स फ्री चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए एंड सो ऑन। तो उनकी नीड्स को भी आपने अपने प्लान के अंदर शामिल करना है। Encourage collaboration among team members. आपने अ, ठीक है, हर किसी ने अपने पीस ऑफ वर्क, अपनी एक्टिविटी पे काम करना है, बट दिस रिक्वायर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ना चीजें मिल के इंटीग्रेटेड फैशन में बनती हैं
मतलब पहले इंडिविजुअल पीसेस बनते हैं लेकिन वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरी एक्टिविटीज के इनपुट पे। तो आपने कोलैबोरेशन टीम मेंबर्स के दरमियान कैसे करवानी है, उनके दरमियान ये स्ट्रेंथन कैसे करना है, उनका वर्क रिलेशनशिप। ये जैसे आप अमूमन देखते हो कि क्रिकेट की, हॉकी की टीम के बारे में, या स्पेशली जैसे ये पीएसएल टाइप इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे टीम मेंबर्स पहले से आपस में मिले नहीं होते। तो यू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी बिफोर कि एक्चुअल मैचेस स्टार्ट हो, कि वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन फॉर्म कर लें और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और उसके बाद फिर ताकि वो मैचेस के अंदर, रियल मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। क्रिएट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जिसकी बात मैंने कही थी कि ये भी ओवरलुक हो जाता है, ये उन आइटम्स में से है। सेंड आउट लेटर्स ऑफ कमेंडेशन टू टीम मेंबर्स एंड देयर मैनेजर्स टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। आप मेरे पास काम करके गए, आपने वापस अपने फंक्शनल मैनेजर के पास जाना है, तो मैं चाहूंगा कि आपके बारे में कुछ अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके एक्सेप्शनल वर्क के बारे में मैं कोई लेटर ऑफ कमेंडेशन, बेशक अभी आप मेरे पास काम कर रहे हो, एक आपके फंक्शनल मैनेजर को कॉपी भेजूं, एक आपके पर्सनल रिकॉर्ड में आपको मिल जाए, एक में भी मैं एचआर डिपार्टमेंट को भेजूं, क्योंकि जनरली होता है कि एचआर डिपार्टमेंट तमाम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, उनके जो कोर्सेज वो करते हैं, जो ट्रेनिंग्स वो करते हैं, और इसके तरह की जितनी उनकी अप्रेजल के लेटर्स होते हैं या लेटर ऑफ कमेंडेशन होते हैं, वो उनके पास रिकॉर्ड होता है एचआर डिपार्टमेंट के। तो मैं चाहूंगा कि उनको भेज दूं, या मैं फंक्शन मैनेजर को कहूं कि यार एक लेटर लिखूं और फंक्शन मैनेजर को भेजूं और कहूं कि सेम है प्लीज बी फॉरवर्डेड टू द एचआर डिपार्टमेंट फॉर रिकॉर्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो इस तरह की हम कोई चीज कर सकते हैं। अच्छा, इवन अगर ये फॉर्मल लेटर लिखना नहीं भी है, और ऐसा मतलब पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे हैं कि मैं उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर सकता, लाइक बात अगर ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय ने 3 मंथ से ज्यादा काम नहीं किया तो आप उसकी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं लिखते, वो उसका ओरिजिनल फंक्शनल मैनेजर लिखेगा। अब ऐसे केस में इवन इवन देन आप इनफॉर्मली उठते बैठते कहीं फंक्शनल मैनेजर सामने आया और आप उसके डिपार्टमेंट से गुजर रहे हुए, या आपका एम्प्लॉय आपके सामने आया, आपने कहा उसे बैठे और यू कॉल्ड दैट फंक्शनल मैनेजर और कहा कि क्या हाल चाल है सर, खैरियत से हैं, ये है वो है, मैं सर आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट ये बंदा जो आपने मुझे भेजा है, बड़ा हीरा बंदा है, एंड यू नो इट इज ही इज रियली और शी इज रियली परफॉर्मिंग वेरी गुड एट माय प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा मैं आई मस्ट एक्नॉलेज, थैंक यू वेरी मच सर, दिस वाज द पर्सन आई नीडेड। तो आपने एक्चुअल में उस बंदे को भी अप्रिशिएट किया, उनको भी थैंक यू बोल दिया। सो ये, और अगर उस टीम मेंबर के सामने किया है तो जस्ट इमेजिन कि उसका मोटिवेशन लेवल क्या चला जाएगा। नाउ इन अ चेंज ड्रिवन एनवायरनमेंट, encouraging self organizing teams and provide support as needed। चेंज ड्रिवन के अंदर एक्चुअल में आपने, ये जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े स्प्रिंट्स में काम करते हैं, और वो हर स्प्रिंट के बाद जो है ना अपना एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं कि हमने पिछले में क्या खोया, क्या पाया, और उसकी परफॉर्मेंस को वो एनालाइज करते हैं। और जनरली ये मॉर्निंग सेशन इनका एक होता है जिसमें वो सुबह सुबह खड़े होके हर टीम के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो असाइन कर देते हैं कि तुम ये काम करो, और आज 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 तुम्हारे ये टास्क हैं, इसके ये टास्क हैं, इसके ये टास्क हैं, सो ऑन। सो वहाँ पे भी आपने जो नेसेसरी सपोर्ट है बहरहाल उसको मेंटेन करना है। Determine what and when physical resources will be needed on the project. Determine the quality, grade, and amount of physical resources needed. Plan ahead to ensure physical resources are available and accessible when needed. अब दो चीजें हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि मेरे पास, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास तो आ गया, उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है, लेकिन ऑन साइट मेरे पास कब डिलीवरी होगी, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हेड ऑफिस, वेयर हाउस हमारा इस्लामाबाद में है, मेरे नाम पे इशू भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, लेकिन मेरे साइट पे पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मेरी रीच में भी है या नहीं है। अवेलेबल होते हैं बाज़ दफा, मुझे कहते हैं कि यस आपके पास ये रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, वी हैव गॉट, और आपके नाम के ही पड़े हुए हैं, बट मेरी रीच में, मेरे एक्सेस में आए या नहीं आए। Now evaluate and select appropriate methods of managing physical resources। just in time हमने inventory method use करना है या क्या करना है। use resources efficiently। वो जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने एक बुलडोजर दौड़ाया इस जगह पे
और वो एक दिन पूरा दिन लगा के बेचारा यहाँ पहुंचा, आपने फ्यूल बर्न किया कोई 8-1 घंटे, और उसके बाद अगले दिन 2 दिन उसने इधर काम किया, फिर इस एक्टिविटी के लिए फिर बुला लिया। एक दूसरी एक्टिविटी थी, यहाँ पे बुला लिया। सो नाउ दिस इज़ अ बैड थिंग टू प्लान, ये कोई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्सेज की। लुक्स फॉर वेज टू इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने कहा इस तरह के आइटम्स या पॉइंट्स आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है। नाउ विद दिस ये हमारे पास ये जो हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स है। कैन यू गिव मी अ ब्रेक जस्ट 2 मिनट्स, आप लोग भी रिलैक्स हैं, सिर्फ 2 मिनट्स में पानी ले लो, ठीक है? मैं गला बिल्कुल ड्राई हो रहा है, सॉरी। रिकॉर्डिंग। सो प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, जिसमें 2 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो प्लानिंग के अंदर हैं। अच्छा, प्लानिंग के अंदर एक तो हम ऑब्वियसली लाइक वो जो एक प्लान बनाते हैं हर नॉलेज एरिया का, वो है। दूसरा एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज वाला प्रोसेस है। एस्टिमेट आपको देखें तो 3 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? एक हमने स्केजुलिंग के अंदर एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, और एक हमने कॉस्ट के अंदर एस्टिमेट किया था, उसको हमने कहा था एस्टिमेट कॉस्ट, कॉस्ट। और एक एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज है, वो यहाँ पे। एक्चुअल में यस। ये तीनों मिल के एक प्रॉपर पिक्चर देते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना होगा, इट डिपेंड्स कि उस पे आप रिसोर्सेज कितने लगा रहे हो, किस लेवल की लगा रहे हो। आप मैनुअल कर रहे हो, मशीनरी से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से टाइम आगे या पीछे होगा, और अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और तब जाके आपको एक्चुअल में एक फाइनल फिगर मिलती है। मे बी फर्स्ट टाइम मैं कहूँ यार 4 रिसोर्सेज चाहिए, ओके फाइन, मैं अभी सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, और जब हम 4 करें तो उसका ड्यूरेशन जो हमें रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है उससे ज्यादा होता हुआ नजर आए, तो मे बी फिर हम कहेंगे यार अच्छा इसको हम 5 कर लेते हैं, या इनका स्किल लेवल चेंज करते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं तो पता चलता है कि कॉस्ट चेंज हो रही है। तो इस तरह आप टू एंड फ्रो इसको बैक एंड फोर्थ करने के बाद आप एक एक फाइनल करते हो कि अच्छा ये वाली रिसोर्सेज इतनी क्वांटिटी में चाहिए होगी, तो तब ये इतनी कॉस्ट और इतना ड्यूरेशन लेंगी। अच्छा, हम जब प्लान कर लेते हैं तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हम उन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, उनको हासिल करते हैं, और ये कब-कब करते हैं? जब-जब मुझे वो प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्स चाहिए होती है। अगर आपको याद हो तो हम ये कहते थे कि जो प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोक्योरमेंट के अंदर हम यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो स्पेशली मटेरियल या इक्विपमेंट या मशीनरी जो मुझे चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट की कोई ख़ास टाइम फ्रेम के दौरान जो एक्टिविटीज़ होनी है उनके लिए, लाइक यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए। तो हम ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। आफ्टर द प्लानिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो सफिशिएंट टाइम होता है ताकि लोग वो बिड्स जमा करा सकें, ये वो। तो इस स्टेज पे आके मैं उनको एक्वायर कर लूँगा। तो एक्वायर रिसोर्सेज जो हैं वो भी एग्जीक्यूटिंग में है अगर आप देखें, और वो जो हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स करते हैं वो भी एग्जीक्यूटिंग में है। और इसी तरह अगर मुझे टीम चाहिए तो टीम भी मैं यहाँ से ही एक्वायर रिसोर्सेज करूँगा। मेरे पास यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेट्स बने हुए होंगे, और मैं उनका पूरा प्लान बना लूँगा कि किस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कौन-सी रिसोर्स, किस लेवल की, किस एजुकेशन की और कितना एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, मुझे चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको एक्वायर करूँगा अगर ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है तो भी मुझे ये ज़रूर देखना होगा कि कितना एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, किस लेवल का चाहिए, और वो भी मैं फंक्शनल मैनेजर से एक्वायर कर लूँगा ऑब्वियसली। जब मेरे पास टीम आ जाती है तो फिर हम उस टीम की डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है जो मैंने कहा था कि कुछ टीम मेंबर्स आपके पास ऐसे हों, शायद वो आपकी टर्मिनोलॉजी से फ़ैमिलियर ना हो, या किसी सॉफ्टवेयर से फ़ैमिलियर ना हो, या उनको जनरल ट्रेनिंग कोई चाहिए हो शायद। पहले शायद उनका ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो एक तो वो वाली है जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। दूसरा आपने जो टीम बिल्डिंग उनकी आपस में कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज़ेज़ करवानी है, इस तरह की चीज़ें ताकि वो एक टीम फॉर्म कर लें, ग्रुप प्रॉपर कोहेसिव जो है ना टीम में वो बन जाए। उसके लिए आप जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराते हो वो भी डेवलप टीम के अंदर ही होगा। 2 चीज़ें तो ये हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने देखी हैं। अच्छा, एक और इसका एस्पेक्ट ये भी है कि जी मुझे 3 रिसोर्सेज़ मिले, अब 3 रिसोर्सेज़ में कौन से वाला ग्रुप
किन के साथ काम करेगा, कौन से मेंबर्स किन के साथ काम करेंगे, तो इस तरह भी टीम डेवलपमेंट का एक ये भी पार्ट है। फिर हम उस टीम को मैनेज करते हैं ड्यूरिंग द वर्क, वो टीम मैनेज हो रही होती है, एंड देन फाइनली कंट्रोल रिसोर्सेज करते हैं जिसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। तो अब हम जो सॉरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का हिस्सा है। प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस प्लान, अब हम काफी सारी बातें प्लान रिसोर्स की हम कर चुके हैं कि एचआर भी है, फिजिकल भी चाहिए, कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, हर रिसोर्स की क्वांटिटी और उसकी टाइप ऑफ जो है वो चाहिए होगी, कब कब चाहिए होगी, कितनी देर के लिए चाहिए होगी, और कोई ऐसा लाइक एक और एस्पेक्ट ये भी देखना है कि बाज़ दफ़ा कोई रिसोर्सेज़ ऐसी होती हैं, जो हमें एक ख़ास टाइम में अवेलेबल होती हैं, वो लिमिटेड टाइम क्या है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यूके के एक्सपर्ट्स, यूके से 2 एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो फलाँ-फलाँ मंथ में इधर होंगे, तो ऐसा लिमिटेड टाइम कोई है, ये वाली कंसिडरेशन। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दीज़ रिसोर्सेज़, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कॉस्ट का क्या फैक्टर है। हाउ विल द रिसोर्सेज़ बी एक्वायर्ड, हमने इन हाउस लेनी है, बाय से लेनी है, एक्सटर्नली लेनी है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से लेनी है, एचआर डिपार्टमेंट से लेनी है, वो चीज़। अच्छा, ऑन अ प्रोजेक्ट फॉलोइंग अ प्लान ड्रिवन अप्रोच, हम शुरू में ही कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हमें रिसोर्सेज चाहिए, हम वो पूरी की पूरी प्लान कर लें। लेकिन चेंज ड्रिवन के अंदर भी हमने कम से कम एक आइटरेशन या रिलीज के अंदर या कम से कम मे बी अगली 2 आइटरेशंस के लिए हम प्लान करके रखें ताकि लोगों को बता दें कि यार नेक्स्ट वीक आपका बंदा हमें चाहिए होगा इन एडवांस। तो वो हम प्लान कर लेते हैं। दिस द कांसेप्ट डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं ये स्पेशली चेंज ड्रिवन और एस्पेक्ट में ज़्यादा है। आपने कुछ पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। लीन शायद अभी तक नहीं पढ़ा, उसको मैं डिटेल में बता दूँगा, लेकिन काइज़न जिसको हमने कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट कहा था, और जस्ट इन टाइम वो इन्वेंटरी का सिस्टम है कि हम चीज़ों या मटेरियल को सिर्फ उस वक़्त वो हमारे पास पहुँचे जब हमने उसको आगे यूज़ करना हो। दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर करके ना रखें, अपनी वेयरहाउस की कॉस्ट जो उसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो ना बढ़ाएँ। तो बहरहाल ये हमने पढ़ा हुआ है। लीन के अंदर जो है ये मतलब एक पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो मेन थीम है ना वो ये है कि आप अपने प्रोसेसेस से वेस्ट हटाएँ। वेस्टेज का मतलब है अननेसेसरी जो चीज़ टाइम लग रहा है वो खत्म करें, और अननेसेसरी कोई मटेरियल इक्विपमेंट लग रहा है वो खत्म करें। यू जस्ट ट्राई टू ऑप्टिमाइज़ योर प्रोसेसेस। अच्छा, अब लीन मैनेजमेंट के अंदर जो जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट के जो थीम है वो ये कुछ स्टेप्स हैं या कुछ कुछ आप कह लें कि एलिमेंट्स हैं। एक है एलिमिनेट द वेस्ट, एक ये कॉन्सेप्ट है। एम्पावर द टीम, डिलीवर फास्टर, ऑप्टिमाइज द होल। एज अ होल आप करें, इंडिविजुअल को भी करें, लेकिन एज अ होल आप पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। बिल्ड क्वालिटी इन, आपको याद है कि क्वालिटी शुड नॉट बी इंस्पेक्टेड, रादर इट शुड बी बिल्ट इन, ये हमने पढ़ा था। डेफर डिसीजन, अच्छा ये वाला एक थोड़ा सा पॉइंट है जो लगता है कि यार डिसीजंस को डेफर करना तो इज अ बैड थिंग। ये हाँ, और लीन का मकसद क्या है कि वेस्टेजेस को हटाएं, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल डिसीजन डेफर्स का मतलब यहाँ पे एक खास कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि आप अपने डिसीजंस को, स्पेशली ऐसे डिसीजंस को जो इर्रिवर्सिबल हों, जिनको आप बाद में फिर चेंज ना कर सकें और उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो, ऐसे डिसीजंस को आप उस वक्त तक डिले जरूर करें जब तक आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल नहीं जाती कि जिसकी बेस पे आप एक वेल थॉट डिसीजन कर सके। हाउएवर इट मस्ट नॉट बी डिलेड टू मच कि जी आपका अप्रोप्रिएट टाइम वो जो एक डिसीजन लेने का होता है वो निकल जाए। ठीक है? तो डिफरेंट डिसीजंस का मतलब ये है कि आप उस हद तक डिसीजंस को लेट कर लें कि जब आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं आ जाती। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये उन डिसीजंस के लिए मेनली इम्पोर्टेंट है जो क्रिटिकल इन नेचर हैं, जो इर्रिवर्सिबल हैं, उनको दोबारा आप फिर चेंज नहीं कर सकोगे। और इसी तरह एम्प्लीफाई लर्निंग, ये वो जो मैंने क्रिटिकल डिसीजन की आगे बहरहाल अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर आपने बाद में पॉज़ करके पढ़नी हो तो यू कैन आस्क, मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस थिंग। अच्छा, और इसी तरह ये जो एम्प्लीफाई वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इट्स अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ अ सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो डेवलपर्स की जो लर्निंग कर्व है ना उसको वो यूज़ करता है। लाइक फर्स्ट टाइम जब जितने भी इमेजिनेटिव या क्रिएटिव वर्क होता है, वो आप जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हो, ज़ाहिर है आप एक हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन पे चल रहे होते हो, या
आप उसका एनालिसिस कर रहे होते हो प्रॉब्लम को, और जब आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, हाँ अब ये दिस इज द वे, दिस इज हाउ आई विल कोड, अब उसके बाद जो बाकी पीसेस हैं उस पे आप ऑब्वियसली इसी ये जो आपने लर्न किया है उसको फर्दर यूज करते हुए उन पीसेस को बना लेते हो। तो दैट मीन्स ये एक तरह से एम्पलीफाई लर्निंग का मतलब कह लें कि कंटिन्यूस लर्निंग है जो आप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज करते हो। अच्छा, और लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो लीन है ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, ये जो हमारी एडाप्टिव अप्रोच है, जो हमारी चेंज ड्रिवन अप्रोच है उसके लिए। काइजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्वालिटी के अंदर हमने पढ़ा था चेंज फॉर गुड, वैसे तो इसका वो जापानीज मीनिंग ये है, बट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है जो काइजन के अंडर आता है। जस्ट इन टाइम के बारे में भी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, और मैंने अभी दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा, अब प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट के इनपुट्स क्या क्या होंगे। प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर बाज दफा जो की स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने आपको जो सैंपल चार्टर दिया उसके अंदर भी आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एक एचआर डिपार्टमेंट था मेरे ख्याल में की स्टेक होल्डर, एक आईटी का डिपार्टमेंट था, वो आपको जो की स्टेक होल्डर्स हैं, की टीम मेंबर्स हैं, वो भी आपको वहां पे पता चल जाते हैं। और बाज दफा कुछ प्री असाइंड रिसोर्सेज हैं, मसलन मैं आपको दो, एक फिजिकल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूँ। हम कहते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट है वो इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पेशल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें असिस्ट करेगा। सो आपने एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर को पहले से ही असाइन कर दिया। अभी टीम आपने देखा एक्वायर तो एग्जीक्यूशन में जाके हो रही थी, लेकिन आपने पहले ही उसको असाइन कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट office number, building number, room number 234 on the second floor of this head office may be used as a war room or as a central coordination office for the project. ठीक है, और इस रूम की फिर बाकी सारी मेंटेनेंस, तो आपने एक फिजिकल रिसोर्स, एक ऑफिस की स्पेस मुख्तस कर दी इन द चार्टर इवन, कि जी ये ऑफिस ज़ाहिर है वो हवा में तो काम नहीं करेंगे लोग, फर्स्ट डे उन्हें कोई ऑफिस तो चाहिए होगा जहाँ पे जैसे चार्टर साइन हुआ प्लानिंग तो कम से कम शुरू हो जाएगी, तो वो टेम्परेरी ऑफिस जो है वो कम से कम आप उसको अलॉट कर देते हो, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट अलॉट कर देते हो। तो ये है आपके पास चार्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है, और इसी तरह कोई बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो भी आ जाते हैं हमारा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को इफ़ेक्ट करेगी। मसलन आपको याद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या-क्या होता है? कुछ याद है? जाग जाइए। ठीक है, सारे नॉलेज एरियाज़ के प्लान होके उसके बाद सर सारे नॉलेज एरियाज के प्लान्स होते हैं सर, और बेसलाइंस होती हैं, शेड्यूल कॉस्ट बेसलाइन्स हो गई, ठीक है, और चेंज मैनेजमेंट प्लान, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है, चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। इसके अलावा दो चीज़ें और होंगी, वो क्या है? आप ये बताते हो कि मेरा जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो क्या है? प्लान ड्रिवन होगी या चेंज ड्रिवन होगी? क्योंकि उसी हिसाब से बाकी सारे प्लान चेंज होंगे। और फिर हम बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, मींस हम हमारे प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या-क्या हैं। पहले हमने लैंड एक्विजिशन करनी है, मैप अप्रूवल करना है, फाउंडेशन ले करनी है, बिल्डिंग बनानी है, और इस तरह की चीजें हैं या नहीं, ठीक है? तो आपका किन-किन स्टेप्स से, फेजेस से आपका प्रोजेक्ट गुजरेगा वो डिफाइन करते हैं। तो अब आप देखें कि ये चीजें मेरे सामने होंगी तो ओनली देन आई विल बी एबल टू प्लान माय रिसोर्सेज। चेंज ड्रिवन में रिसोर्सेज और तरह से प्लान होंगी, और प्लान ड्रिवन में और तरह से प्लान होगी। इसी तरह फेजेस के मुताबिक प्लान करनी है तो ज़ाहिर है मुझे अपनी रिसोर्सेज को फेजेस के मुताबिक प्लान करना है, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट भी फेजेस के मुताबिक होगी, तो हम अपना प्लान वैसे ही बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, वो मुझे स्टेक होल्डर्स की स्पेशल नीड्स जो है अबाउट द कम्युनिकेशन वो बताता है। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की नीड है ना वो क्या है? आपको कोई स्टेक होल्डर स्पेसिफिकली अगर ये कह रहा है कि मुझे कम से कम इतना पहले बताना है आपने कि फलां रिसोर्स चाहिए या इतनी रिसोर्सेज चाहिए या जो भी आपकी नीड है, ये ना हो कि आप मुझे बिल्कुल लास्ट डे पे जाके कह दो। ये कम्युनिकेशन नीड्स की बात हो रही है, ठीक है? देन स्कोप बेसलाइन, ये जाहिर है वो काम है जो मुझे करना है, जिसके अंदर WBS एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे इन्हीं पे काम करना है, तो उन कामों को करने के लिए ही तो मैं रिसोर्सेज देख रहा हूँ। और फिर
the quality management plan agreed upon level of quality and grade of physical resources. क्योंकि आपको याद है कि हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ जो भी मटेरियल या रिसोर्सेज मंगवा रहे हैं उन क्वांटिटी का एंड ग्रेड ऑफ दोज रिसोर्सेज, हम दोनों बातें बता रहे हैं। और फिर हमें कब कब चाहिए ये भी जाहिर है, ये मुझे स्केड्यूल के थ्रू पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो इसके लिए सॉरी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये ग्रेड वगैरह लिखे होते हैं, तो वहां से मिल जाएंगे। देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान इंक्लूड्स द अप्रोचेस टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द टीम। टीम मेंबर्स को कब कब इन्वॉल्व करना है, उनकी मीटिंग्स कब कब चाहिए। अब आप देखें कि मैंने एंगेजमेंट के अंदर एक प्लान बनाया, और एक एंगेजमेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि जब प्रोजेक्ट का फलां फेज या फलां एक्टिविटी शुरू हो तो उससे एक हफ्ता पहले हम लोग विल सिट टुगेदर। और अगर मैं ये कहता हूँ विल सिट टुगेदर 1 वीक बिफोर दैट, तो और इसका मतलब है कि इसकी जो टीम है वो कम से कम इस मीटिंग से पहले आके ऑन बोर्ड हो चुकी हुई हो। ऐसे ही है ना, ताकि वो इस मीटिंग का हिस्सा बन सकें। फिर वे भी एक हफ्ता काम नहीं है, उसके बाद हम उन्हें टाइम देंगे सफिशिएंट कि अपना वो प्लानिंग कर लें और फिर काम शुरू करें। बट हम अपने ये जो डिसीजन मेकिंग के अंदर उन टीम मेंबर्स को शामिल करना चाहेंगे जब ये मीटिंग हम कर रहे होंगे, उसमें हम डिसीजन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ऑब्वियसली ये मुझे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड मेक और बाय डिसीजन कब कब करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट इन डिटेल। वो कौन-कौन से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सॉरी ये रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए चाहिए होंगे। एक तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स हम करते थे ना सारे स्टेक होल्डर से, उसके एक आउटपुट पे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स निकली थी और एक रिक्वायरमेंट्स की डिटेल निकली थी जिसको हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का नाम दिया था। तो वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सॉरी से ही हम अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल सकती हैं। द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ये वो बात है कि हमें ये बताएगा कि कब-कब वो रिसोर्सेज चाहिए। देन रिस्क एंड स्टेक होल्डर रजिस्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर एंड रिस्क रजिस्टर क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो इट विल लिस्ट द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हु आर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड इंक्लूड एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज स्टेक होल्डर की पावर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उसके मुताबिक हम करेंगे। और जो हमारे पास प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, ये वो टाइमलाइन बताता है कि आपको रिसोर्सेज कब-कब चाहिए होंगी। ईएफ, ये डिफरेंट ईएफ हैं, कौन-कौन से हैं? व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन्वॉल्व्ड इन इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपका प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही होती हैं। ऐसी सूरतों में कुछ कंसिडरेशंस हैं, वो जब हम उस टॉपिक पे आएँगे एक जगह, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है ना, तो फिर उनके दरमियान कोलैबोरेशन और जो मैनेजमेंट है या कोऑर्डिनेशन है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और ज़्यादा चाहिए होता है। सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट are assigned and potential team members co-located or dispersed। co-located का मतलब है वो एक ही बिल्डिंग, एक ही विसिनिटी में, एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, या कोई एक एक शहर में है, या एक शहर के कोने में और एक दूसरे शहर के कोने में, या वो डिस्पर्स्ड है मतलब। नाउ व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेल्प, क्या हमें ये फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, क्या हमें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेल्प प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या हमने खुद से प्रोक्योरमेंट करनी है। Now, what is the availability of training for the project team members? मसलन जनरली जहाँ पे पीएमओ होता है ना, और पीएमओ है, पीएमओ जनरली ट्रेनिंग दे सकता है और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सबको ट्रेनिंग देता है। तो अब जैसे ही मेरे पास टीम आएगी, उन टीम मेंबर्स में अगर किसी को डब्ल्यूबीएस का नहीं पता या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ों का नहीं पता, तो पीएमओ में भी हमें वो ट्रेनिंग फैसिलिटी देते हैं। वरना एक्चुअल में हमें ये फैसिलिटी बाहर आउटसोर्स करनी पड़ती है। ठीक है? दैट्स व्हाई हम इन चीज़ों को अभी देख रहे हैं कि हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा या बाहर से करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान बनाएँगे रिसोर्सेज़ का मैनेजमेंट का। ओपीएस के अंदर एक तो हमारे पास कोई टेम्पलेट बना बनाया है जिसके अंदर स्टैंडर्ड रिस्पांसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, एंड देन ओपीएस के अंदर दूसरा एलिमेंट लेसन लर्न का है। एक चीज मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा कि ओपीएस के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं। एक तो है लेसन लर्न, और ये बेसिकली जितने भी सबक आमोज वाक़यात होते हैं, मीन्स इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि व्हाट वेंट गुड, वेल व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड हाउ वुड आई रिपीट डू दिस प्रोजेक्ट इफ आई एम आस्क्ड टू रिपीट द सेम सेम प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप उसको कैसा जीना चाहें, वो ये वाला पॉइंट है। दूसरा है लेसन लर्न के बाद दूसरा है
प्रीवियस जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी उसका रिकॉर्ड है, अब वो रिकॉर्ड के अंदर उनके एस्टिमेट्स पड़े हो सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स पिछले जो उन्होंने बनाए थे, जो ग्राफ बनाए थे, जो टेबल बनाए थे, उन्होंने जो पिछला प्लान बनाया था, ज़ाहिर है पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कुछ बना हुआ होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इसमें आपके पास इस रिपोजिटरी में होते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। नाउ टूल्स एंड टेक्निक प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या-क्या होंगी? A comprehensive resource management plan includes documentation of all the project responsibilities and assignments on the project, such as project management team assignments, reporting format, reporting requirements, and meeting attendance. मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो काम करने के लिए बार-बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम तो होता ही है, प्लस उसको मैनेज करने के लिए जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मीटिंग किसने अटेंड करनी है, कब-कब करनी है, वो भी हम लिखते हैं। In other words, all efforts the project team might expend should be determined in advance. If you work on small projects, you might never have taken the time to do this, but on large projects, it is an important work that requires effort and time. आसान नहीं है, बड़ी डिटेल में करना पड़ता है। सो अब वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जो हम इस काम के लिए यूज करते हैं? मेनली हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक हमने रिस्पांसिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, जिसको हमने रैम बोला, और इसी की एक टाइप है, आगे एग्जांपल है, जिसको हम रेकी चार्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि there has to be someone who will be responsible, there has to be someone who will be accountable and so on. ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये था ये वाला रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, किसको कंसल्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, तो ये हम बात कर रहे थे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रिटन पोजीशन डिस्क्रिप्शन, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं रिसोर्सेज की जॉब डिस्क्रिप्शन टाइप, वो आ जाएगा। फिजिकल रिसोर्स डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होगी। सो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, ये कुछ इस तरह की असाइनमेंट मैट्रिक्स होती है दैट यू टेल कि ये मैंने यहाँ पे एक्टिविटी ए बी सी डी इस तरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास टीम मेंबर्स के नाम है। अच्छा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होगा और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी एक्टिविटी के लिए, सॉरी, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है और एक्टिविटी ए के लिए सेकेंडरी है, और एक्टिविटी बी के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ये हैं और सेकेंडरी जो है वो ये हैं। इसी की एक टाइप, जैसे मैंने कहा, रेकी चार्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो एक एग्जांपल ऐसी ही एक मैट्रिक्स जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स है, वो है रेकी चार्ट। और रेकी चार्ट के अंदर हम इस तरह लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी अकाउंटेबल, whom we will consult and whom we will inform। अब इसमें फ़र्क है, बाज़ दफ़ा कंसल्ट का मतलब उसकी मर्ज़ी से, परमिशन से आप करते हो, इसमें यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म। ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे उसी तरह एक्टिविटीज़ लिखी, क्रिएट चार्टर, कलेक्ट रिक्वायरमेंट, सबमिट चेंज रिक्वेस्ट वगैरह-वगैरह, और यहाँ पे हमने उन इंडिविजुअल्स या टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स के नाम लिख दिए, और फिर हमने कहा कि ओके, चार्टर क्रिएट करने के लिए अकाउंटेबल ये पर्सन है, एन है, और रिस्पॉन्सिबल बैन होंगे, और जिनको इन्फॉर्म करना है वो ये 3 है। तो इस चार्ट को हम रेकी चार्ट कहते हैं, जो अप तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और कंसल्ट एंड इन्फॉर्म में बताता है। ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है, और वो ये कि अब मैं पहले आपसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं, हमने टीम एक्वायर कर ली है? नहीं सर, अभी नहीं की। नहीं। तो ये बैन शैन कहाँ से आ गए? नहीं, एक्वायर तो हमने शुरू में ही नहीं करी थी, नहीं की। प्लानिंग की। प्लानिंग की थी ना, वो तो सिर्फ प्लानिंग की थी, लेकिन यहाँ पे तो हम पूरे रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, आगे किस किसने काम क्या करना है। अच्छा, होता यह है कि कुछ टीम मेंबर्स तो प्री असाइंड हो जाते हैं, जैसे हमने कहा ना, चार्टर के अंदर ही लिख देते हैं कि ये काम करेंगे, फाइन, उसमें प्री असाइनमेंट है, पहले से असाइंड है तो वो लिख देंगे। प्लानिंग टीम मेंबर्स हैं, उनके भी नाम लिख देंगे, बाकियों के हम नाम नहीं लिखेंगे। एट दिस स्टेज बाकियों के हम लिख देंगे रिस्क मैनेजर, उनकी जो अपॉइंटमेंट आपने फाइनल की है। ठीक है? आईटी, जो हमारा मेन ग्राफिक डिजाइनर होगा, जो हमारा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट होगा, हम सिर्फ उनके टाइटल लिख देते हैं।
जब बंदे हायर हो जाते हैं ना तो फिर हम ये रोल्स उनको असाइन भी कर देते हैं। जब वो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट आ जाएगा तो उसका नाम हमें पता चल जाएगा, वो हम फिर लिख देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये आप आगे देखोगे कि एक्वायर टीम का ना एक आउटपुट के वक्त हम ये चीज देखेंगे कि आप वो कहते हो कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाए थे ना इस तरह के, उन चार्ट्स में अब आप अपडेट कर दो नामों को। लाइक शुरू में एक अगर मैं ऑर्गेनोग्राम बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे एक रिस्क मैनेजर होगा, एक फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट मैनेजर होगा, एक प्रोक्योरमेंट होगा, उसके नीचे ये लोग होंगे। अब मैंने सिर्फ टाइटल लिखे हुए हैं, लेकिन एट दिस स्टेज से प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम शायद पता हो तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे टीम एक्वायर होती जाती है हम उनके नाम नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम जॉब टाइटल्स लिखते हैं, फिर हम उनके नाम एग्जैक्ट नाम लिख देते हैं। जब टीम आती है तो मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को अपडेट कर देता हूँ एज एन आउटपुट। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये लास्ट मिनट है, कंटिन्यू करना है या बाकी रात को? मैंने रात में ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं भी ये कह रहा हूँ, नमाज के बाद नहीं तो फिर रात को। नहीं रात को कर लेते हैं, रात को कर लेते हैं, ठीक है। और बस आई ट्राई कि कल जो है ना ये रिसोर्स, ये काफी लंबा चैप्टर है, हमने को 200 के करीब स्लाइड्स कवर करनी है, वी जस्ट कवर्ड 40 yet। तो हाँ,